तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था हिस्ट्री का, वो हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, तो चैनल पर है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन जो आज हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का। तो हमने एक नोट्स तैयार किए हैं। तो जितने भी नोट्स हैं हमने इसी एनसीईआरटी पैटर्न बुक से तैयार किए हैं। तो जो आज का हमारा 3rd चैप्टर है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये हमारे 3rd चैप्टर के नाम हैं। तो वो भी हमने इसी एनसीईआरटी बुक पैटर्न से तैयार किए हैं। तो चलिए हम आज अपना 3rd चैप्टर देखते हैं हिस्ट्री का, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो कि आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। तो इसके पहले फ्रेंड्स हम एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहेंगे कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, कि ना हारूंगी हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। ठीक है, तो अब हम 3rd चैप्टर के नोट्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो जैसा कि हमने बताया, इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक, तो अब हम 3rd चैप्टर देखेंगे। ये हमारे नोट्स हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहली हेडिंग रखी है महाभारत। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि दो दलों अर्थात 2 दलों के बीच का एक वर्णन किया गया है इसमें। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, कौरवों और पांडवों के बीच में लड़े गए जो युद्ध थे, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उसका वर्णन दिया गया है इसमें। दूसरा पॉइंट है, गुरु जनपद की राजधानी थी। ठीक है, गुरु जो थी वो जनपद की राजधानी थी। इस हस्तिनापुर, इसको लेकर महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक, और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, वो पराजय नहीं हुए थे, उनकी जीत हुई थी। और चौथा पॉइंट है, महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली महाकाव्य माना जाता है। और 5वां पॉइंट है, इसकी जो रचना थी वह हज़ारों वर्षों से भी अधिक समय लगा था इसकी रचना करने में, महाभारत महाकाव्य में। ठीक, 6वां पॉइंट है, इसकी जो रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के दौरान किया गया था। ठीक, एक हेडिंग और है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो इसका तात्पर्य यह है कि किसी चीज़ की विशेषता बताना और उसका आलोचना भी करना, मतलब गुण और दोष अर्थात पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को देखकर उसका विश्लेषण करना समालोचनात्मक संस्करण कहते हैं। अब बात करते हैं, ये महाभारत किस प्रकार से तैयार किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो सकता है कि हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए पहले इस पर फोकस करते हैं कि B.S. सुथांकर, ये एक व्यक्ति का नाम है और 1919 ईस्वी में ये संस्कृत के एक बहुत ही महान विद्वान माने जाते हैं। और इन्होंने ही सन 1919 में महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना थी उसको शुरू किया था। और उनके स्थान पर धीरे धीरे और भी बहुत सारे विद्वान आकर जुड़े। ठीक, और उन्होंने इस परियोजना का जिम्मा भी उठाया। सबसे पहले इन विद्वानों ने महाभारत की जितने भी पांडुलिपि में लिखे गए थे वो अलग अलग भाषा में लिखे गए थे, और वो सब पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। और उन पांडुलिपियों में से जो श्लोक जो थे, उन सब श्लोकों का चयन किया गया अर्थात चुनाव किया गया था, जो सभी पांडुलिपि में एक जैसे थे। और उन श्लोकों का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में, ठीक है, 13,000 पृष्ठों में यानी कि 13,000 पन्नों में करवाया गया था। और इस परियोजना को भी पूरा करने में यानी कि कंप्लीट करने में लगभग 47 ईयर्स अर्थात 47 वर्ष लग गया था। एक क्वेश्चन और बन रहा है कि क्या सभी परिवार जो होते हैं, जो परिवार होते हैं, जो फैमिली होती है, वो क्या सारे परिवार एक जैसे होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। जिसका पहला पॉइंट है
सभी परिवार में जो सदस्य होते हैं, जो सारे मेंबर्स होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है जो रहन सहन होते हैं इनके, ये भी अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। और तीसरा पॉइंट है जो इनकी परंपराएं अर्थात जो रीति रिवाज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और चौथा पॉइंट है जो इनका खान पान होता है, रहन सहन जो होता है वह भी अलग अलग होता है। और पांचवा पॉइंट है कुछ परिवार जो होते हैं जैसे चचेरे और मौसेरे भाई के साथ खून का रिश्ता माना जाता है, और कुछ में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक, अब एक हेडिंग मिल रही है पितृवंशिकता व्यवस्था। तो जो वंश परंपरा अर्थात जैसे पिता, फिर पुत्र, फिर पौत्र और फिर परपौत्र इस तरीके से चले आते हैं, तो इसे हम पितृवंशिकता व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में होता था कि पिता के मृत्यु के बाद, ठीक है, जो पिता होते थे उनकी जब मृत्यु हो जाती तो उसके बाद जो उनके बेटे होते थे अर्थात जो पुत्र होता था उसका, वही उत्तराधिकारी बनता था, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बन सकता था। और पुराने समय में जो अधिकांश राजवंश इस व्यवस्था का पालन करते थे, अगर किसी राजा का अपना पुत्र सगा पुत्र नहीं होता था तो वो किसी सगे संबंधी को अपना उत्तराधिकारी बना देता था, जो यह दर्शाता है कि पितृवंशिकता व्यवस्था का पालन हमेशा भारत में नहीं होता था। अब एक क्वेश्चन फिर है कि गोत्र क्या है अर्थात गोत्र किसे कहते हैं। तो गोत्र का निर्धारण वैदिक ऋषि के नाम पर किया जाता है। वैदिक काल में हमारे देश में हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम मतलब ऋषि मुनि थे वो हम जिस गोत्र को मानते हैं, हम कहीं ना कहीं हम उसी ऋषि मुनि के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, ये 2 पेज कंप्लीट हो गया। अब 3rd पेज पर चलते हैं। तो इस पे ये गोत्र के बारे में बताया गया है कि गोत्र के नियम। तो गोत्र के कितने नियम हैं? गोत्र के 2 नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम है कि जो गोत्र होता था वह एक ही गोत्र के जो सदस्य होते थे वह आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे, अर्थात जो शादी विवाह होता था वो एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो दूसरा नियम है स्त्री के विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो स्त्री अर्थात जो लड़की का विवाह होता था उसके पश्चात जो पिता के स्थान पर उसके पति का नाम हो जाता था। होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो जब उसके पहले उसके नाम के आगे जब उसके पिता का नाम होता है तो शादी के बाद उसके पिता का नाम हटाकर उसके स्थान पर उसके पति का नाम हो जाता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बन रहा है कि क्या भारतीय इतिहास जो थे उसमें माताएं जो थी क्या वो महत्वपूर्ण थी? तो हाँ, क्योंकि सातवाहन जो शासक थे, सातवाहन नाम का जो शासक था वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। लेकिन उत्तराधिकारी की परंपरा पितृवंशिकता व्यवस्था के आधार पर ही चलता था। अब फिर बात करते हैं प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, जैसे कि परिवार अर्थात जो फैमिली एक मुख्य हेडिंग है, तो इस पर चर्चा करते हैं कि प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा ही होती थी। ऋग्वैदिक काल ये कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थे। परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन एवं पति पत्नी के लिए पृथक पृथक सजाएं थी। भांजों, भतीजों, पौत्रों, पोतियों एवं चचेरे भाई बहनों के लिए एक ही संज्ञा नेतृत्व प्रयुक्त होती थी। महाभारत में जो 2 परिवार कौरव और पांडु दिखाई देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग विवाह। तो विवाह जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो अब हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। इसके आगे हम पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक, हमने पॉइंट लगा दिया है, अब इसके आगे हम पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और जिससे हमारा फ़ोन जो है वो हैंग करने लगता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाएंगे। अब पार्ट 1 हो चुका है, अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, बाय।